जय हिंद जय बिहार ऑल माय डियर स्टूडेंट। आपके लिए क्लास 10th के हिंदी मॉडल सेट 4 लेकर के आ गए हैं। 3 गो मॉडल सेट का हम वीडियो डाल चुके हैं। ये मॉडल सेट चौथा होगा। इसमें हम 1 से लेकर के 50 तक ऑब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे और बचा 50 ऑब्जेक्टिव को दूसरा का वीडियो में सोल्व करेंगे। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मतलब कम कम बना रहे हैं और मतलब 2 भाग में बांट दे रहे हैं। कम कम क्या 2 भागों में बांट दे रहे हैं। आप घर पे भी बैठ करके इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, एग्जाम का अपना तैयारी कर सकते हैं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। पहला क्वेश्चन है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी। तो क्या अंग्रेज कवि टेनिसन थे, हिंदी कवि प्रेमचंद थे, रेना मारिया रिल्के थे या फिर गुरु नानक थे। तो आप देखिए पढ़ने का सही तरीका ये है कि आप वीडियो को देखिए और वीडियो को देखते रहिए और आंसर का इंतजार कीजिए। आप पहले एकदम क्वेश्चन पढ़िए और खुद से आंसर मार लीजिए और हमारे आंसर देने का इंतजार कीजिए और आप मिलाइए कि आप कितना सही मार रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका समझिए कि एक प्रकार का टेस्ट भी हो जाएगा। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ करके ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम तब जवाब देंगे। उतना देर में आप जवाब मार लीजिएगा और हम जब जवाब बोलेंगे उसके बाद क्या कीजिएगा, आप मिला लीजिएगा कि आप कितना सही मारे और कितना गलत मारिए। इस तरह आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आप कितना याद आपको है और कितना याद नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। आप इसका ऑप्शन दीजिए। क्या अंग्रेज कवि टेनिसन थे, हिंदी कवि प्रेमचंद थे या फिर गुरु नानक जी थे या फिर रेना मारिया रिल्के जी थे। आप अपना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते चलिए। तो इसका सही आंसर हम मारते हैं। इसका सही आंसर ए होगा, अंग्रेज कवि टेनिसन थे। कौन थे? अंग्रेज कवि टेनिसन। चलिए दूसरा का क्वेश्चन है कि औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। क्या उनका नाम मंगमा है या फिर उनका नाम लेखक है या फिर लक्ष्मी है या फिर मुखिया जी है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से कोई एक सही है। आप इसका सही जवाब दीजिए कि औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली महिला कौन थी। हम आपको थोड़ा सा हिंट्स देते हैं। दही वाली डॉट डॉट डॉट, ये उसी कहानी से लिया गया है। दही वाली डॉट 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 उस कहानी से लिया गया है। आप पूरा कर दीजिए। दही वाली मंगमा। तो इसका सही आंसर कौन होगा? मंगमा। औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी? मंगमा थी। मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है। तब मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? पड़ोसियों को, साधुओं को, भक्तों को या फिर प्रभु को। आप सही जवाब दीजिए। आप देखते रहिए और टिक खुद से मारते रहिए और मेरे आंसर मतलब देने का प्रतीक्षा कीजिए और आप मिला लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि प्रभु को। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है? तो प्रभु को। किसको संबोधित करता है? प्रभु को। ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है। ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है। लगभग हम 3 सेट का मतलब वीडियो बना के डाले हैं, उसमें 2 सेट में ये क्वेश्चन जरूर आया है। तो अगर आप 2 सेट का मेरा वीडियो देखे होइएगा तो आपको इसका आंसर मालूम जरूर होगा कि दहेज की समस्या है, अकाल की समस्या है, बाढ़ की समस्या है या फिर घूसखोरी की समस्या है। तो इसका सही आंसर है बाढ़ की समस्या। किसकी समस्या है? बाढ़ की समस्या। ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन की गई है? बाढ़ की समस्या का वर्णन की गई है। स्थापत्य की उत्तर, स्थापत्य के उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? देवनागरी शैली कहते हैं, नागर शैली कहते हैं, द्रविड़ शैली कहते हैं या फिर देवनगर शैली कहते हैं। तो आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या कहते हैं। हम इसका जवाब दे रहे हैं, इसका जवाब होगा नागर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं। इसका जवाब सही है, नागर शैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां ढोलक बजाते थे, तबला बजाते थे, बांसुरी बजाते थे या फिर शहनाई बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वे किस वाद्य यंत्र के मतलब बजैया थे या बजाने वाले थे। तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे।
बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई बजाते थे। अगला क्वेश्चन है, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो इसका सही आंसर होगा रोला में, चौपाई में, या फिर कुंडलिया में, या फिर क्या है सवैया में। आप सही इसका जवाब दीजिए, कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब है सवैया छंद में। किस छंद में? सवैया छंद में। अच्छा, हम डेली आते हैं 6 बजे लाइव, 6 बजे डेली हम लाइव आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि लाइव मतलब बच्चों के लिए पढ़ाए और लाइव पढ़ा करके वीडियो को अपलोड कर दे। ऐसे रिकॉर्डिंग करके भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे और शाम में 6 बजे हम लाइव भी आएंगे। तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं क्लास 10 के या 12th के विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड के हैं, तैयारी करते हैं, क्लास 12 साइंस हो या आर्ट्स हो या फिर क्लास 10 के विद्यार्थी हो, तो अगर आप 6 बजे लाइव आइएगा तो उसमें जो भी सवाल कीजिएगा, चैटिंग कीजिएगा, हम सवाल के जवाब आपको देंगे और आपको बताएंगे कैसे पढ़ा जाए कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? सवैया छंद में। उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता की है? उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता की है? यह पंक्ति अक्षर ज्ञान की है, हमारी नींद की है, या फिर लौट कर आऊंगा फिर, या मेरे बिना तुम प्रभु। तो इसका सही ऑप्शन होगा अक्षर ज्ञान से लिया गया है। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? अक्षर ज्ञान से। 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? मंगू का पागलपन का क्या निदान प्रकट किया था उन्होंने? तो इसका सही ऑप्शन इधर है, देखिए मिलाइए आप देने का कोशिश कीजिएगा इसका उत्तर। इलाज संभव है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पागलपन मिटाना संभव नहीं है, या फिर इलाज की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही जो ऑप्शन होने वाला है या है, तो इसका सही ऑप्शन ये है पागलपन मिटाना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊंगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊंगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है या कविता की है? तो देखिए, लौट कर आऊंगा फिर, जनतंत्र का जन, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान। तो इसका सही जो ऑप्शन है लौट कर आऊंगा फिर, किस कविता से लिया गया है? लौट कर आऊंगा फिर। अगले का है उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी किसकी रचना है या किसकी कृति है, किसका लेख है? निराला जी का है, दिनकर जी का है, महादेवी वर्मा की है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की है? तो इसका सही ऑप्शन है दिनकर जी के, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की है। उर्वशी किसकी कृति है? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? बहिष्कार। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति की बहिष्कार करने की कोशिश करती है। अच्छा देखिएगा, लोग क्या कहता है, हम बर्बाद कर देंगे, जला देंगे, मिटा देंगे। अच्छा, लोग भूल जाता है कि दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद होना पड़ता है। दूसरों को जलाने के लिए आपको खुद को पहले जलना पड़ेगा, तब जाके आप दूसरों को जला पाइएगा। एग्जाम्पल, जैसे माचिस के तिल्ली, माचिस में इतना पावर है, इतना क्षमता है, इतना ताकत है कि पूरे संसार को जला दे, लेकिन पूरे संसार को जलाने से पहले उसको खुद को जलना पड़ेगा। पहले वो जलेगा तब जाके संसार को जलाएगा। इसलिए अपने अंदर अहंकार मत लाइए कि हम दूसरों को मिटा देंगे, दूसरों को बर्बाद कर देंगे, दूसरों को जला देंगे। जिस पेड़ में फल लगा रहता है वह पेड़ का डाल झुका रहता है, और जिसमें फल नहीं रखता है वह पेड़ अकड़ करके खड़ा रहता है। तो आप झुकना सीखिए, न कि अकड़ना। आप जितने झुकिएगा आप समझिए उतने श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाइएगा, जितने अकड़ में रहिएगा उतने घटिया कहलाइएगा ना। देखिए, कोई संस्कृति जिंदा, हम इस पे बोले हैं कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का बहिष्कार करने का कोशिश करता है। अगर आप दूसरे को संस्कृति का बहिष्कार यानी कि खराब करने का कोशिश कीजिएगा, बहिष्कृत करने का कोशिश कीजिएगा, तो आपका भी संस्कृति जिंदा नहीं रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बहिष्कार। मरते दम तक न शहनाई छूटेगी
नक्काशी, यह कथन किसका है? मरते दम तक न शहनाई छूटेगी नक्काशी, यह कथन किसका था? अच्छा, शहनाई के मतलब शहनाई बजाने वाला शहनाई के प्रेमी कौन थे? कौन थे? देखिए तो क्या था? बिस्मिल्लाह खान, बुधादित्य मुखर्जी, या फिर मोहम्मद खान, या फिर राम सहाय मिश्रा। बुद्ध आदित्य मुखर्जी, बिस्मिल्लाह खान, राम सहाय मिश्र, या फिर मोहम्मद खान। तो इसका सही आंसर है बिस्मिल्लाह खान। कौन होगा? बिस्मिल्लाह खान। मरते दम तक न शहनाई छूटेगी नक्काशी, यह बात किसने बोला था? बिस्मिल्लाह खान जी बोले थे। किसका मन मां से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? अच्छा देखिएगा, बहादुर कहानी में क्या करता है? बहादुर भैंसी को मार देता है, भैंसी चराने जाता है, भैंसी को मार देता है। भैंसी भागी 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 आती है माँ के पास। माँ क्या करती है? भैंसी के मार के अनुमानित अनुमान लगा करके और बेटा को दुगुना पिटाई, यानी कि बहादुर का दुगुना पिटाई कर देती है। बहादुर का मन माँ से फट जाता है और वह घर छोड़ करके चला जाता है। रात भर जंगल में रहता है, सुबह उठता है, घी कांडी से 2 रुपये चुराता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन होना चाहिए? किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? नरेश का, दिवाकर का, रोशन का, बहादुर का। तो इसका सही ऑप्शन होगा बहादुर का। किसका मन मां से फट गया था? बहादुर का। किसका मन? बहादुर का। अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? अक्षर ज्ञान में, अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया? मनोविज्ञान का किशोर मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, या फिर शिशु मनोविज्ञान। तो इसमें जो लिया गया है आपको बता दें, बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया। अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो बाल मनोविज्ञान का। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? अच्छा देखिएगा, जब भी अमीर और गरीब में झगड़ा होता है तो हमेशा गरीब आदमी अमीर का ही साथ देता है, न कि गरीब गरीब को साथ दे। आपको ऐसा देखने को मिलता होगा। अच्छा, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन लट्टू नचाने के लिए जाता है, जहाँ पे मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा होता है। कासू भी वहाँ लट्टू नचाने के व्यू से पहुँचता है और कहता है कि दो हम भी लट्टू नचाए, या हम भी आपके टोली में शामिल हो खेलने के लिए। तो मदन क्या कहता है कि जा अपने बाप के बंगले में जा, या जा अपने घर पे जा, वहाँ पे खेल लेना। और इसमें तू मैं होता है, कहा का बोल होता है, झगड़ा हो जाता है। और मदन और कासू के सॉरी किसके बीच? मदन और कासू के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन और कासू के बीच में झगड़ा होता है और देल पटकन मारता है और उसका 2 दांत तोड़ डालता है। तब गिरधर क्या कहते हैं कि वाह बेटा वाह, आज तूने 20 के 2 दांत तोड़ डाले। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े। कितने दांत तोड़े? 2 दांत तोड़े। दधीची की हड्डियों से क्या बना था? दधीची मुनि की हड्डियों से क्या बना था? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप बताइए? दधीची मुनि की हड्डियों से क्या बना था? तलवार बने थे, त्रिशूल बने थे, इंद्र का वज्र बना था, या फिर इसमें से कुछ नहीं बना था? तो दधीची मुनि की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। क्या चीज बना था? इंद्र का वज्र बना था। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, इंद्र का वज्र। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आप देखिए ना, शुद्ध शब्द तो बड़ा डिफिकल्ट है। शुद्ध शब्द को आप तभी पकड़ पाइएगा जब आपका लेखनी बहुत अच्छा हो, आप किताब ज्यादा पढ़ते हैं। तो किताब, जिस बच्चा को अगर शुद्धि अशुद्धि में दिक्कत हो तो किताब खूब पढ़े। किताब जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना आपका शुद्धि अशुद्धि क्लियर होते चला जाएगा। तो आप किताब पर ज्यादा जोर दीजिएगा। तो देखिए हम बताते हैं आपको। उत्सव, उ त स व उत्सव, उ आधा स त व उत्सव गलत है। उ आधा त स व उ आधा त। तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो है बी है, उत्सव। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो उत्सव। उत्सव इसमें बी सही लिखा हुआ है। अगले का चलिए, अगले का देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। अगला 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अच्छा देखिएगा, हिंदी में आप 100 नंबर का एग्जाम दीजिएगा, जिसमें से 100 को ऑब्जेक्टिव है, उसमें से आपको 50 को का जवाब देना है। तो 50 को जवाब देना, जिसमें से 25 को आपके किताब से रहेगा ऑब्जेक्टिव, और 25 को आपके व्याकरण से रहेगा। व्याकरण में परिवाची शब्द भी रहेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी रहेंगे, मुहावरा भी रहेगा, शुद्धि अशुद्धि भी रहेगा। ये सब मिलाकर के 25 को रहेगा, और 25 को आपके बुक से रहेगा। तो व्याकरण पढ़ना भी अनिवार्य है। जैसे देखिए अभी मुहावरा से क्वेश्चन आ गया कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? निंदा करना, या हितो उत्साहित करना, प्रेरित करना, या फिर हिम्मत बांधना। तो इसका सही जो ऑप्शन है
कान भरना का सही अर्थ है निंदा करना। कान भरना यानी कि कान, देखिए ना लोग कहता है कि ओकर कान पत्नी पति के कान भर करके भाई भाई में झगड़ा लगवा देती है, पत्नी पति के कान भर भर के घर तोड़वा देती है, पत्नी या फलानवा चिलनवा के कान भर करके मतलब झगड़ा करवा दिया, लड़ाई करवा दी, मतलब इस प्रकार का बात आप तो सुने होइएगा ना गाँव में। कान भरने का मतलब उसका निंदा किया गया, उसके बारे में बुराई बतवाया गया, तब तक झगड़ा हुआ कि फलानवा ठीक नहीं है, चिलनवा ठीक नहीं है, ऐसे है वैसे है, ये है वो है, फलना मतलब ढिमकाना पिमकाना, आप तो जन्म करते हैं। तो निंदा करना होता है। कान भरना का सही अर्थ क्या होगा? निंदा करना, यानी कि दूसरे के बुराई करना। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर बिहार में, सोनपुर बिहार में, मुजफ्फरपुर बिहार में, या फिर धर्मपुर बिहार में। तो इसका सही आंसर है मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। ई का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? मुंह है, तालु है, मुर्दा है, दंत है। तो हम आपको बताए हैं, आप मेरा एक वीडियो देखिएगा, बहुत पुराना वीडियो होगा, हम बना करके डाले वर्णों का उच्चारण स्थान, ऐसे हेडिंग होगा ऊपर, वर्णों का उच्चारण स्थान। उसमें मतलब हम बताए हैं, क्या बताया कि ऋतु लस दंत, इचु मतलब सॉरी इचु यस तालु, ऋतु रस दंत, उपोष्ट, इस प्रकार का बताया। तो इसमें कहते हैं ई है, तो इचु यस तालु, इचु यस ई, देखिए ना, इचु यस कहाँ से? तालु से। यानी कि इतना का जो मतलब इतने वर्ण है, इन सबका जो उच्चारण होगा वह कहाँ से होगा? तालु से। जैसे ई में कौन कै गो ई आएगा? दू गो ई आएगा। और देखिए चू मतलब चवर्ग, चवर्ग मतलब चचा जजा य मीन्स य, और स मतलब ये स। देखिए इसको लोग सब कहता है तालाबे से, तालाबे से, तालाबे से नहीं होता है, तालाबे से ये नहीं होता है, तालाब में तैरने वाला ऐसा नहीं है, यह है तालु श। इसको क्या कहते हैं? तालु श। तो देखिए ये तालु स, य चवर्ग, चवर्ग मतलब च छ ज झ य, और छोटी बड़ी इन सब का उच्चारण कहाँ से होगा? तालु से होगा। तो इसमें पूछा है कथी? ई का उच्चारण तो बतावे। तो ई का उच्चारण इसमें इसका सही आंसर जो होगा आपका तालु होगा। कौन सा होगा? तालु होगा। ई का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। गुण संधि का उदाहरण कौन है? महाजोर औषधि, भोजन जोर औषधि, महाजोर ईश्वर, गिरिजोर ईश। तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका बी है, महाजोर ईश्वर बराबर महेश्वर। महाजोर ईश्वर बराबर क्या होगा? महेश्वर। गुण संधि का यही उदाहरण है। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से लिया गया है? क्या वह कन्नड़ से लिया गया है, तमिल से लिया गया है, गुजरात से लिया गया है, या फिर उड़िया से लिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है उड़िया। कौन सा होगा? उड़िया। इसको कहां से लिया गया? उड़िया से लिया गया। ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से, कहां से लिया गया है? तो उड़िया से लिया है। किस भाषा से? उड़िया से। अमराई का कुआं कहां पे है? शहर में है, बाजार में है, रास्ते में है, रंगपा के खेत में है। तो इसका ई रास्ते में है। अमराई का कुआं कहां पे है? रास्ते में है। अमराई का कुआं रास्ते में है। सात कोड़ी होता कथाकार कहाँ के है? उड़िया के है। सात कोड़ी होता कहानी के कहानीकार कहाँ के रहने वाले? उड़िया के है। कहाँ के? उड़िया के। आगे चलिए, सात कोड़ी कथाकार कहाँ के रहने वाले थे? उड़िया के रहने वाले थे, उड़िया के। अब आता है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय है पुस्तक की शिक्षा नहीं, यंत्रों की शिक्षा नहीं, बुद्धि की शिक्षा नहीं, हृदय की शिक्षा यस। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय है हृदय की शिक्षा। किस चीज की शिक्षा? हृदय की शिक्षा। अगला है अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? कितने गद्य लिखे थे? अभिनव में 19 दिन तक रहे थे, उस 19 दिन में कितने गद्य को लिखे थे? तो उस 19 दिन में 27 गद्य को लिखे थे। कितने गद्य को लेखक लिखे थे? 27 गद्य को लिखे थे। धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? किस भाषा से अनुदित कहानी है? धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक है सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार कौन है? सावरदैया। और ये किस भाषा से अनुदित है? तो ये राजस्थानी भाषा से अनुदित है। किससे? राजस्थानी। पपाती को कौन सा रोग हुआ था? तो पपाती को मेनिंजाइटिस हुआ था। क्या हुआ था? मेनिंजाइटिस। टेटनस हुआ था, हैजा हुआ था, कैंसर हुआ था, मेनिंजाइटिस हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन डी है, मेनिंजाइटिस हुआ था। पपाती को कौन सा रोग हुआ था? मेनिंजाइटिस। फिर कह रहा है कि बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसी दुनिया में, पहला पुस्तिका, दुष्चक्र में सृष्टा, या फिर कवि ने कहा? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि दुष्चक्र में सृष्टा के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा देखिए तो।
आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा। किसने इस बात को कहा था? मैक्स मुलर कहे थे, भीमराव अंबेडकर कहे थे, बिरजू महाराज बोले थे, या फिर अज्ञा ने बोला था? तो इसका सही जो ऑप्शन है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा, ये भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा में बोले थे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस बात को बोले कि हमारा समाज जो है भातृत्व पर आधारित हो, समानता पर आधारित हो, स्वतंत्रता पर आधारित हो, इस प्रकार वो बात बोले थे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर होगा। मदन किसका पुत्र था? अच्छा, मदन गिरधर का पुत्र था। किसका पुत्र था? गिरधर का। 20 के दांत में ये बात को जिक्र किया गया है कि सेन साहब के बेटा एक थे और 5 बेटियां थी, सीमा, रजनी, आलो, सिपाली, आरती, और एक बेटा जो ढलती उम्र में आशाहीनता की स्थिति में कासू का जन्म हुआ था बुढ़ापा में। और मदन गिरधर का बेटा था, जो कि गिरधर एक उनके सोफर थे, उनके कंपनी में या घर में काम करने वाले एक नौकर थे। तो 20 के दांत में इस बात को दर्शाया गया है कि मदन किसका पुत्र है? तो गिरधर का पुत्र है। किसका पुत्र है? गिरधर का। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। 20 के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। फिर कह रहा है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव, निर्धन मानव। तो इसका सही ऑप्शन है प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश देखिए इसमें गलत ऑप्शन दिया है, सरहपा। सरहपा होना चाहिए, इसका सरहपा होना चाहिए, सरहपा। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा की। दोहा कोश सरहपा की रचना है। शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर कहानीकार थे, निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, नाटककार थे। शेक्सपियर जो थे ये नाटककार थे। शेक्सपियर कौन थे? ये नाटककार थे। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1964 में इनको दिया गया था। बिरजू महाराज को, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 में दिया गया था। 1964 में इनको सम्मानित किया गया था संगीत अकादमी पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है, सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान रसखान, देखिए इसमें रसखान पहले ही आ गया है। तो सुजान रसखान किनकी रचना है? रसखान की। किनकी है? रसखान की। सुलोचना क्या थी? सुलोचना एक अभिनेत्री थी। वह एक अभिनेत्री थी। सुलोचना क्या थी? एक अभिनेत्री थी। तो इसका सही आंसर होगा अभिनेत्री। सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री थी। टॉलस्टॉय कौन थे? तो टॉलस्टॉय जो थे रूसी लेखक, अंग्रेज लेखक, चीनी लेखक, फ्रेंच लेखक, ये रूसी लेखक थे। टॉलस्टॉय कौन थे? रूसी लेखक थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? लुधियाना में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, गुजरात में हुआ था, या फिर नानकाना साहब में हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म स्थान को ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, तो ननकाना साहब में हुआ था। खेत शब्द है, खेत तद्भव है। खेत क्या है? तद्भव है। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तो खेत आपका कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। प्रेम घन किस युग के कवि थे? प्रेम घन भारतेंदु युग के कवि थे। प्रेम घन किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के। भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता गाँव में निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है? गाँव में। शहर में, पहाड़ पर, या फिर नदी में, गाँव में। तब भारत माता गाँव में निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है? गाँवों में। कुंवर नारायण कैसे कवि है? तो कुंवर नारायण जो है रहस्यवादी कवि है। कैसे कवि है? ये रहस्यवादी कवि है। कुंवर नारायण रहस्यवादी कवि है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन होगा कपट। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? समाचार, आग, वर्षा, हवा। सही इसका ऑप्शन होगा समाचार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो समाचार। वचन का क्या अर्थ होता है? कहना। हाँ, कहना इसका अर्थ होता है। संख्या ये भी होता है। बताना ये भी होता है। ये सभी, इसका सही ऑप्शन होगा ये सभी। वचन का क्या अर्थ होता है? संख्या, कहना, बताना। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देंगे और अगला वीडियो में इसके बाद वाला टॉपिक बनाकर हम डालेंगे। इतना वीडियो को आप देखिए, तैयारी कीजिए, फिर हम अगला वीडियो डालेंगे, उसको जस्ट ही देख जाइएगा। आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। मतलब क्यों हम बोल रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए? क्योंकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे, आपके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा और आप वीडियो खोल करके देख लीजिएगा। बस सिर्फ इतना के लिए। जय हिंद, जय बिहार।